हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने आज के अपने इस लेक्चर में कुछ हम बात करेंगे अकाउंटिंग इंट्रो की, और फिर हम लोग एक चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे। एक चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। क्लास 11th का चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले मैंने जो कुछ इंट्रो आपके साथ डिस्कस करना है, मैं वो इंट्रो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अकाउंट की क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स क्लासिफिकेशन। बेसिकली 5 पार्ट्स में आपका पूरा अकाउंट्स डिवाइड है। आपका पूरा अकाउंट्स जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। उसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। LIC एक पार्ट हो गया, और इसके अलावा एसेट एंड एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी थी जो हमारे ऊपर बर्डन है। हमने किसी बैंक से उधार लिया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी है। हमने लोन लिया हुआ है कहीं से, वो हमारी लायबिलिटी है। हमने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, उधार पे पैसा हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटी में ही ना एक वर्ड यूज होता है सबसे ज़्यादा, और वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है पर्सन फ्रॉम whom we have purchased goods on credit। यहां पर क्रेडिट का मतलब है उधार। जब हम किसी से उधार पर माल परचेज करते हैं, किसी से भी जब हमने उधार पर माल खरीदा, उधार का मतलब क्या होता है, आज मैं माल परचेज करके ले आया, लेकिन उसकी पेमेंट आज नहीं करूंगा, उसकी पेमेंट करूंगा कुछ समय बाद, तो उसे कहा जाता है उधार। और अकाउंट्स में उसका नाम हो जाता है क्रेडिट, कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया। तो जिससे हमने परचेज किया है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। यानी क्रेडिटर एक तरह से वो हो गया जिसको हम फ्यूचर में पैसे देंगे। आज हमने उससे माल खरीदा हुआ है, पैसे नहीं दिए हैं, इन फ्यूचर हम उसको पैसे देंगे, तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, क्रेडिटर। इनकम तो हमारी कमाई है ही, जो भी हम कमाते हैं वो हमारी इनकम है। इसके अलावा कैपिटल, जो भी हम अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो हमारी कैपिटल है। एसेट, जो भी हम लोग खरीदते हैं, कोई भी आइटम जो भी हमने परचेज किया, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ भी ऐसा आइटम जो हमने परचेज किया, किस लिए, अपने बिजनेस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं किया। मैं कोई फर्नीचर परचेज करके लाता हूँ अपने बिजनेस के लिए, वो मेरा एसेट है। यानी कोई भी आइटम जो मैं ओन करता हूँ अपने बिजनेस में, सेकंड थिंग वो हमें मुझे बेनिफिट देगा नियर बाय फ्यूचर में, तो उसे मैं क्या कहता हूँ, मेरा एसेट है। अच्छा, एसेट में ना एक एग्जांपल आपके सामने आएगा, ये आपको काम आएगा आगे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। वो होता है डेटर। अ पर्सन फ्रॉम whom या टू whom we have sold goods on credit। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको हमने उधार पर माल बेचा है, वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा डेटर बनेगा। एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं क्रेडिटर और डेटर आपको दोनों समझाता हूँ। एसेट हो गए, एक्सपेंस तो आपको पता ही है, हमारा खर्चा, जो भी हम खर्चा करते हैं उसे एक्सपेंस कहते हैं। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको डेटर और क्रेडिटर समझाता हूँ। डेटर, क्रेडिटर, D for debtor, D for daddy, C for creditor, C for child।
अब मुझे बताओ, आप या मैं, हम अपने डैडी से पैसा लेंगे या हम उन्हें पैसा देंगे? तो हम अपने डैडी से पैसा लेंगे। तो डैडी डेटर, ये याद करने का जुगाड़ है आपका सिर्फ, कि डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर। किससे पैसा लेंगे? जिससे पैसा लेंगे उसको मैं डेटर कहूँगा। सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड, मैं अपने चाइल्ड को पैसा दूंगा या लूंगा? मैं उसे पैसा दूंगा। तो जिससे पैसा लेंगे वो डैडी हैं, वो डेटर है। जिसको पैसा देंगे वो चाइल्ड है, वो क्रेडिटर है। नोट कीजिएगा इसको भी। ये सिर्फ याद करने का एक जुगाड़ है कि डी फॉर डेटर, डी फॉर डैडी, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अकाउंट का एक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट था ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कि ये बताता था कि आपको ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को कितना इंपैक्ट करना है? डबल इफेक्ट देना है। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसका नाम था एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो इनकम होगी, यानी अगर आपको कहीं से भी कमाई होती है तो वो आपकी कैपिटल में ऐड होगी, और आपका जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, वो आपकी कैपिटल में से माइनस होगी। इसको भी नोट कीजिएगा। इस कंसेप्ट का नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से मेरा मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। अब ये इफेक्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आपको सिर्फ उतना समझा रहा हूं जितना कि जरूरी है, ताकि आपका चैप्टर स्टार्ट हो सके, कुछ आप आगे बढ़ सको। ड्यूअल, DUAL एस्पेक्ट कंसेप्ट, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। ये क्या इफेक्ट होंगे वो भी हम देखेंगे। और इसी के बेस पर एक इक्वेशन बनती है कि हमारे एसेट्स, हमेशा टोटल एसेट्स बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल को जब आप ऐड करोगे, यानी टोटल एसेट का बराबर होंगे हमेशा किसके? आपकी लायबिलिटी प्लस आपकी कैपिटल के। अब आप एक काम कीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक में, और अगर बुक में नहीं है तो मैंने आपको PDF भी भेजे थे। चैप्टर नंबर 5 है। TS ग्रेवाल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर अभी पहले सामने देख लीजिएगा, बाद में मैं टाइम दूंगा नोटिंग का, तब नोट कर लीजिएगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, आपकी हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होंगे, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। एक एक करके हम उनको जनरल टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज की में पढ़ेंगे और समझेंगे। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन?
अब आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, कोई भी लेन देन होगा उसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। इट मीन्स मैं अपने घर से चला अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और मैं क्या करा, मैंने अपने घर से 45,000 रुपीज़ लेके गया, जिसको मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जब आप अपने बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो उसको कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। प्लस ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि कैपिटल की फॉर्म में आपने लगाया क्या है। जैसे इस एग्जाम्पल में, इस ट्रांजैक्शन में आपने कैश लगाया है, तो कैश हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? क्या कैश हमारे बिजनेस के लिए एसेट होगा, या लाइबिलिटी हो गई, या इनकम हो गई, या कैपिटल हो गया, या एक्सपेंस हो गया? तो कैश जो होता है वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो जब मेरा सीरियल नंबर 1 है, यानी मेरी पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? मैंने 45,000 इन्वेस्ट किया। तो 45,000 से क्या हुआ, मेरा कैश बिजनेस में अब इंक्रीज हो गया। अब कई बार एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि सर नहीं, मेरी जेब से तो कैश गया है, वो आपके घर से कैश गया है, लेकिन कैश गया कहाँ है? आपके बिजनेस में। और आपके बिजनेस में कैश गया, इट मीन्स आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। यानी हुआ क्या, मैं अपने बिजनेस प्रीमाइसिस पे पहुंचा, बिजनेस की बिल्डिंग में पहुंचा जहां पर मैंने ऑफिस खोला है, और वहां पर जो तिजोरी मैंने रखी हुई है उस तिजोरी में मैंने 45,000 रख दिए। तो मेरे बिजनेस की तिजोरी में 45,000 आ गए, मेरे बिजनेस की तिजोरी में 45,000 इंक्रीज हो गए। तो इसीलिए मैंने अपनी कैश को इंक्रीज किया 45,000 से। और इसका सेकंड इम्पैक्ट ध्यान रखिएगा, हर चीज का सेकंड इम्पैक्ट होगा, हर ट्रांजैक्शन का, हर लेन देन का डबल इफेक्ट होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बस आपको यही देखना है कि हुआ क्या है, डबल इफेक्ट क्या हुआ है। जैसे इस ट्रांजैक्शन में एक आपका कैश इंक्रीज हो गया और दूसरा कैपिटल। कैपिटल क्यों? जब भी कोई ओनर अपने घर से पैसा लाकर या कोई भी एसेट लाकर अपने बिजनेस में लगाता है तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, ये रूल है। तो ये पहली ट्रांजैक्शन थी जहां पर आपका कैश इंक्रीज हुआ और कैपिटल इंक्रीज हुआ। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। अभी समझ आया है आपको शायद। सेकंड एंट्री देखते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहती है? सेकंड ट्रांजैक्शन कहती है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। अब आपको याद है मैंने तिजोरी में अमाउंट रखा था, कितना रखा था मैंने अपनी तिजोरी में? अपने गल्ला बोलते हैं हम लोग ना उसे, गल्ला। अपने गल्ले में मैंने 45,000 रखे थे ड्रॉर में। अब क्या हुआ, मुझे बैंक अकाउंट ओपन कराना है, तो मैंने उस 45,000 में से 4500 देकर बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। होता क्या है, जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो ना, तो कुछ अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में डालना पड़ता है। वो जाता नहीं है आपके पास से, आप ही का पैसा होता है, लेकिन अब वो आपके पास कैश की फॉर्म में नहीं है, रोकड़ा नहीं है। अब वो किस फॉर्म में है? अब वो आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया है। और बैंक में रखा हुआ मेरा पैसा भी मेरा क्या बनेगा? एसेट ही बनेगा। मेरे बैंक में जो मेरा पैसा है वो भी मेरा एसेट है। तो एक एसेट और इंक्रीज हो गया बैंक के नाम से। और सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई मेरे पास, ओपन बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया। मुझे बताओ कितने से ओपन किया? 4500 से। तो मेरा बैंक अकाउंट 4500 से इंक्रीज हो गया। लेकिन इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? मेरा कैश जो मेरी तिजोरी में रखा था वो 4500 से डिक्रीज हो गया। अभी तक मेरी लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस वाली ट्रांजैक्शन का मेरी कैश, मेरी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब मेरे को इन दोनों को सम अप करना है। 45,000 में से 4,500 गया तो 40,500 बचा और बैंक में आ गया 4,500 और इधर कैपिटल आ गई 45,000। इसको नाम दिया जाता है न्यू इक्वेशन।
दोनों तरफ आप देखोगे तो बराबर पाओगे, इक्वल टू के इधर भी 45,000 है और इधर भी 45,000 है। अब मैं अभी तक मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांजैक्शन ये की और अगली ट्रांजैक्शन ये की, फिर उनको सम अप किया तो मेरी न्यू इक्वेशन बनी। और न्यू इक्वेशन हमेशा एसेट बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब मैं थर्ड ट्रांजैक्शन अपनी देखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही ट्रांजैक्शन है, थर्ड और लास्ट ट्रांजैक्शन है ये। bought goods from Messrs Sun and Company for ₹11,200। अच्छा, इसको समझने से पहले ना कुछ पॉइंट्स को समझना। मान लो मैं कहता हूं बोट का मतलब हो गया परचेज करना, बोट का मतलब हो गया परचेज करना, और गुड्स को कहते हैं हिंदी में माल, जिसको हम लोग सामान भी कहते हैं। गुड्स क्या होता है, आप मेरी बात को समझो। आप अभी तो खैर समय ऐसा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बट एज्यूम करते हैं कि आप स्टेशनरी शॉप पे गए और आपने बोला कि भैया मुझे एक 11th क्लास की टीएस ग्रेवाल दे दो, एक 11th क्लास अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल दे दो। तो वो जो स्टेशनरी वाले भैया थे, उन्होंने अपने यहाँ, उनके यहाँ जो लड़का काम करता था उसको आवाज़ लगाई और बोला कि भाई छोटू देख, कल कुछ माल आया था। मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, ऐसे जनरल टर्म में वो यूज़ करते हैं कि गोडाउन में जा, वहाँ पे देख कल कुछ माल आया था, उस माल में से एक टीएस ग्रेवाल निकाल के इनको दे दे। क्या उनकी वर्डिंग्स में कुछ गलती है? नहीं, उनके लिए वो माल है, गुड्स हैं। अब आप घर पर आए, आपके घर वालों ने पूछा कि क्या लाए हो बेटा। आप तो नहीं कह सकते कि देखो पापा मैं माल लाया हूँ, आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? या मैं सामान लाया हूँ, या देखो पापा मैं गुड्स लाया हूँ, नहीं कह सकते। क्या फ़र्क है? उसके लिए वो टीएस ग्रेवाल गुड्स थी, लेकिन आपके लिए वो टीएस ग्रेवाल बुक गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस आइटम में डील करता था, उसने वो आइटम किसी टाइम पे परचेज किया था रीसेल करने के लिए, तो उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन आपने वो आइटम परचेज किया है फॉर सेल्फ यूज, खुद के यूज के लिए, तो आपके लिए वो आइटम गुड्स नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं बोट गुड्स, तो इसका ये तात्पर्य है, इसका ये अर्थ है कि हमने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज इन कैश, नगद में। अगर मैं कहता हूं बोट गुड्स फ्रॉम मिस्टर ए, पार्टी का नाम गिवन है, नेम ऑफ पार्टी इज गिवन। यहां पे सिर्फ क्या था, मैंने गुड्स खरीदे, तो हम उसे एज्यूम करते हैं कि आपने गुड्स कैश में खरीदे। यहां पर क्या है कि आपने गुड्स मिस्टर ए से खरीदे। तो जब नाम दिया होता है कि किसी से आपने खरीदे, तो उसका नाम गिवन है। तो जब उसका नाम गिवन होता है तो इट मीन्स आपने गुड्स परचेज किए हैं, परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पर। आपने गुड्स उधार पर परचेज किए हैं। ये नोट है आपका, एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। इसका मतलब है आपने गुड्स उधार पर परचेज किए हैं। और मैं दोनों ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट बताता हूं। अगर आपने गुड्स कैश में परचेज किए तो डबल इफेक्ट क्या हुआ, आपके पास क्या आया, आपके पास गुड्स आए। गुड्स क्या है? आपके एसेट। और आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया। कैश भी क्या है? आपका एसेट। तो एक एसेट आया, एक एसेट गया, सिंपल। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं ऑन उधार, उधार पे परचेज किए हैं, क्रेडिट पे परचेज किए हैं, तो गुड्स आए। गुड्स क्या है? एसेट आया। ऑन द अदर हैंड, क्या कैश गया? नहीं सर, हमने तो कैश दिया ही नहीं, क्योंकि हमने तो अभी उधार पे खरीदे हैं। तो सेकंड इंपैक्ट क्या होगा? सेकंड इंपैक्ट होगा जब आप उधार पे माल खरीदते हो तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने वो नाम भी बताया था आपको, वो लोग जिनको इन फ्यूचर आप पैसा देंगे, क्योंकि आज आपने उनसे माल उधार पर खरीदा है, तो वो आपके बनते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो अगली इक्वेशन थी
वो इक्वेशन पढ़ी आप लोगों ने, आपने उसमें गुड्स परचेज किए थे फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। मुझे बताइए ये आपने जब परचेज किया है तो नकद कैश में परचेज किया है या उधार पे परचेज किया है? बताओ, कैश में परचेज किया है या उधार पे परचेज किया है? गुड्स लायबिलिटी की तरह। क्यों, कैसे पता लगा आपको? हाँ, ये M/S का मतलब होता है मैसर्स। जैसे मिस्टर होता है, मिस होता है, मिसेज होता है, मास्टर होता है, मिस होता है, ऐसे ही बिजनेस को हम लोग डिनोट करते हैं मैसर्स से, M/S। तो मैंने आपको बताया था कि अगर उस पार्टी का नाम गिवन है जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं तो उसे क्या माना जाएगा? उसे उधार पे माना जाएगा। तो यहाँ पे जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, परचेज गुड्स, तो आप उधार पर परचेज कर रहे हो। तो एक एसेट और ओपन होगा और उसका नाम होगा स्टॉक। अब जब आपने गुड्स परचेज किए, कितने के गुड्स परचेज किए आपने? 11,200 के। तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया 11,200 से, और आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई क्योंकि आपने उधार पे खरीदे हैं 11,200 से। अब आप इसका टोटल करेंगे 40,500, 4,500, 11,200 इक्वल टू 11,200 लायबिलिटी एंड 45,000, और इसको नाम दिया गया है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने गुड्स यानी कि माल, जो कि मेरा एसेट है, वो परचेज किया है। तो मेरा एसेट इंक्रीज हो गया 11,200 से, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, लेकिन मैंने उसके पैसे अभी नहीं दिए हैं, मैंने वो उधार पर खरीदा है। जब मैं उधार पर कोई भी चीज़ खरीदूंगा तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो ये मेरी लायबिलिटी यानी मेरा उधार, मेरा कर्जा इंक्रीज हो गया। अब आप ये दोनों साइड का टोटल देखोगे तो सेम पाओगे। इधर का भी टोटल आएगा 56,200 और इधर का भी टोटल आएगा 56,200। नोट। अब हम इसी का ही सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका। आंसर नंबर 2। फॉर्मेट सेम रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एसेट, इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहली इक्वेशन देखिए क्या है। सबसे पहली इक्वेशन क्या है आपके पास? सबसे पहली इक्वेशन है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद ₹25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 रुपीज़ लगाकर। डबल इफेक्ट सेम रहेगा, अभी बताया था मैंने आपको। बिजनेस स्टार्टेड, तो जब आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो एक तो आपका कैश इंक्रीज होगा बिजनेस में, प्लस दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी 25,000। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई आपके पास, जिसमें कि आपने पैसा लगाया बिजनेस में तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई प्लस कैश इंक्रीज हुआ। इसमें कोई डाउट? सेम वही है जो पहले था। सेकंड में कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम।
अब मुझे बताओ उधार पे खरीदा या नकद खरीदा? कैसे पता लगा? क्योंकि नाम पर गिवन है। यस, जिससे परचेज किया है उसका नाम गिवन है, और अगर उसका नाम गिवन है तो इट मीन्स आपने उधार पे खरीदा है। तो यहां पर लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स। सेकंड, गुड्स परचेज। थोड़ी सी जगह कम है तो काम चला लेना, मेरे से पूछ लेना अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता है तो। आपने गुड्स परचेज किए तो एक और एसेट ओपन हो जाएगा, स्टॉक। आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। आपने गुड्स परचेज किए कितने के? 10,000 के, तो 10,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया। और इसका सेकंड इम्पैक्ट, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 से, क्योंकि आपने उधार पर खरीदे, और जिससे आपने उधार पर खरीदे तो वो आपके क्रेडिटर बन जाएंगे। तो ये अब मैं न्यू इक्वेशन बना रहा हूँ, 2 इक्वेशन हो गई ना, तो मैं न्यू इक्वेशन बनाऊंगा। 25,000 कैश, 10,000 स्टॉक, इधर 10,000 क्रेडिटर, 25,000 कैपिटल, 35,000। ये 2 इक्वेशन हो गई। इन 2 इक्वेशन में कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन आती है सोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सोल्ड गुड्स टू सोहन कोस्टिंग रुपीज 1800, 1500। आपने ना गुड्स सोल्ड किए हैं किसी सोहन को, और जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं ना, उन गुड्स की कॉस्ट थी 1800, लेकिन आपने सोल्ड कितने में किया? 1500 में। अब आप इसको ऐसे समझना कि आपके पास कुछ स्टॉक गुड्स रखे थे, आपके खुद के पास कुछ गुड्स रखे थे, उन गुड्स की कॉस्ट थी, यानी आपने वो गुड्स परचेज किए थे 1800 में, लेकिन आपने उन गुड्स को सोल्ड किया 1500 में। और वो भी किसको सोल्ड किया? सोहन को। एक तो नाम गिवन है, आपने सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया? सोहन को। तो ये कैश में सोल्ड माना जाएगा या उधार पर सोल्ड माना जाएगा? उधार पर, क्योंकि नाम गिवन है। और जब आप उधार पर किसी को सोल्ड करोगे तो वो बनेगा आपका डेटर। डेटर हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना होता है। अब मेरे को ध्यान से बताओ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड एंट्री पर हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की थर्ड एंट्री पर हूं, जहां पे मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं। पहली 2 एंट्री तो सेम थी कि भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश इंक्रीज हो गया और कैपिटल इंक्रीज हो गई। आपने कुछ गुड्स परचेज किए उधार पर तो स्टॉक इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, उधार पर परचेज किया। थर्ड है इंपॉर्टेंट वन। थर्ड वाले में आपके पास कुछ गुड्स रखे थे जिनकी कॉस्ट थी आपके लिए 1800, यानी ये कुछ ऐसा है, मैं मार्कर का डब्बा लेकर आया और उसमें से ये एक मार्कर है जिसकी कॉस्ट है 1800 रुपये, और ये एक मार्कर मैंने आपको बेच दिया कितने में? 1500 में। मैंने ये एक मार्कर आपको बेच दिया कितने में? 1500 में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मेरे पास ये मार्कर 1800 का था, तो मेरे पास से ये जो मार्कर गया, मेरे पास से 1800 का ही तो गया। अगर ये मार्कर मैंने आपको दे दिया, लो आप ले लो मार्कर, तो मेरे पास से मार्कर कितने का गया? आप ले लो मार्कर, मेरे पास से मार्कर कितने का गया? 1800 का गया। बताओ, डाउट है क्या? आप अपने आप से आइडिया लगाओ। आपके पास कोई मोबाइल होगा, आप जिस पे देख रहे हो, या लैपटॉप होगा, जो भी होगा, मान लो उसकी कॉस्ट 50,000 है। आज आप कहते हो सुमित सर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका पढ़ाना, तो मैं आपको ये मोबाइल बेचता हूँ या बेचती हूँ 25,000 में। तो आपके पास से आपकी चीज कितने में गई? जितनी उसकी कॉस्ट थी। अगर ये मेरे लिए 1800 की कॉस्ट थी, तो मेरे पास से जब ये जाएगा तो मेरे लिए ये 1800 का जाएगा, यानी मेरे पास से एक तरीके से 1800 के गुड्स कम हो गए। मेरे गुड्स कम हो गए 1800 से, लेकिन जिसको मैंने ये माल बेचा है उससे मैं कितना पैसा ले पाऊंगा? सिर्फ 1500। तो मेरे डेटर जो इंक्रीज होंगे वो कितने से होंगे? 1500 से। अब मुझे बताओ, इस पूरी ट्रांजैक्शन में 1800 की चीज मैंने 1500 में बेच दी,
इस पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लॉस हुआ, नुकसान हुआ। कितने का? बिल्कुल, कितने का नुकसान हुआ? 300 का लॉस हुआ। और जो भी लॉस होगा ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा। अगर प्रॉफिट होता तो वो भी कैपिटल में प्लस होता, लॉस हुआ है तो वो भी कैपिटल में से ही माइनस होगा। पहले दो इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन थी, उसके बाद हर एक न्यू इक्वेशन के इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी। कैश 25,000, 10,000 का स्टॉक मैंने खरीदा था, उसमें से 1800 का चला गया, 8200 का बचा, 1500 के डेटर्स हैं। 1500 के डेटर्स का क्या मतलब है? ये डेटर हमारा कोर है, ये हमारा सोहन, जिसको हमने माल बेचा है और उससे हमें भविष्य में पैसा लेना है। अगर मुझे मार्केट में मिल गया तो पकड़ के इससे पैसा लेना है मुझे, ध्यान रखना। लाइबिलिटी 10,000, 25,000 मेरी कैपिटल थी, 300 का नुकसान हो गया तो मेरी कैपिटल कितनी बची? मात्र 24,700। इसको नाम दिया जाएगा न्यू इक्वेशन। बताओ भाई, रिपीट करूं कुछ? न्यू इक्वेशन, देखो एक चीज का ध्यान रखना, पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद बनेगी इक्वेशन, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन बनेगी। और हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन कैसे बनेगी? ये न्यू इक्वेशन था यानी ऊपर का टोटल, उसमें करंट ट्रांजैक्शन में उस पर क्या इंपैक्ट आया। जैसे कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि हमने उधार पर माल बेचा था, तो वो 25 का 25,000 ही है। वो स्टॉक था मेरे पास 10,000, उस 10,000 के स्टॉक में से 1800 का स्टॉक मैंने सोल्ड आउट कर दिया। तो अगर मैंने 1800 का स्टॉक सोल्ड आउट कर दिया तो मेरे पास स्टॉक कितने का बचा? 8200 का बचा, तो वो 1800 मैंने माइनस कर दिया। डेटर जो कि पहले 0 थे, अब मुझे कितना लेना है लोगों से? सोहन से 1500, तो मेरे डेटर इंक्रीज हो गए 1500 से। क्रेडिटर पर आ जाओ, क्रेडिटर जो पहले चल रहा था वही है। कैपिटल 25,000 थी, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में 1800 की चीज मैंने 1500 में बेची तो मुझे 300 का नुकसान हुआ। तो वो जो 300 का नुकसान हुआ है वो मेरी कैपिटल को कम करेगा, तो वो मैंने माइनस कर दिया। बताइए, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, विड्रू एक वर्ड आएगा यहाँ पे, और विड्रू का मतलब है कि आपने अपने बिजनेस में से पैसा निकाला है। किस लिए पैसा निकाला है? अपने घर के लिए। यहाँ पर आपने अपने बिजनेस, गोपीनाथ ओनर है, गोपीनाथ ने अपने बिजनेस में से पैसा निकाला है। क्यों निकाला है? अपने घर के लिए। तो गोपीनाथ ने अपने घर के लिए पैसा निकाला है, विड्रू फ्रॉम बिजनेस। कितना पैसा निकाला है चेक करो, 5,000। पहला इंपैक्ट क्या होगा? अगर पैसा निकालोगे तो आपका कैश बिजनेस में से कम हो जाएगा 5,000 से। क्या मेरे माल पर, मेरे स्टॉक पर कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। क्या मेरे डेटर पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। क्या मेरी लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं। मेरी कैपिटल कम हो जाएगी 5,000 से। जब पैसा लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, अगर मैंने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया तो कैपिटल, मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। अब 25,000 में से 5,000 गया तो 20,000 प्लस 8200 प्लस 1500 इक्वल टू 10,000। अब 24,700 में से 5,000 हटा दो, कितना बचेगा? ये 19,700। इसको नाम दिया गया है फाइनल इक्वेशन। इसको नाम दिया गया है फाइनल इक्वेशन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। यहां पर आके आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। एक बार टोटल जरूर चेक कर लिया करो, 20 प्लस 8 28,200 और 1 29,700 29,700। इधर का टोटल भी आ रहा है 29,700। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बेसिक था, ये हमारा इंट्रो था, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होता है। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बेल आइकन भी दबाइएगा क्योंकि आगे आगे और भी वीडियोस आएंगी। ये तो स्टार्टिंग है, आगे आगे और भी वीडियोस आपके पास आएंगी, क्लास 11 से रिलेटेड भी, क्लास 12 से रिलेटेड भी।
तो उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।